गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे इज़ 24 जून और आज हम अपना मॉर्निंग सेशन जिसमें हम डेली एक मीन्स आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सो टुडे इज़ पेपर 4। ओके, पेपर 4 में आज हम कौन सा क्वेश्चन है, चलिए हम देख लेते हैं। पेपर 4 एथिक्स का पेपर है और इसमें हम जो क्वेश्चन करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए और आप उनको ट्राई टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। ओके, जब मैं भी क्वेश्चन जो देती हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इसको आप अगर खुद अपने हाथ से लिखेंगे तो ये और ज़्यादा आपको मेमोरी पावर में आपकी एकदम कंफर्म हो जाएंगे। ओके, सो आप इनको राइट कीजिए। That's fine. So let's start with our question. So this is our daily means answer writing practice class. Today is 24th June. It's 10 a.m. in the morning. So welcome you all. Explain the environmental ethics and related various issues with the 250 words. Same question आप मुझे 150 word में लिख के देंगे। ओके, और ये हमारा आज का जो हम जो डिफरेंट एस्पेक्ट, मेरा कोशिश है कि मैं एथिक्स के एस्पेक्ट्स आपको समझाऊं वाया क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस की हेल्प से आपको जो एथिक्स के जितने भी डायमेंशंस हैं मैं वो सब आपको लेके आऊँ आपके लिए। केस स्टडी तो हम करेंगे। ओके, एथिक्स में एट लास्ट हमको केस स्टडी ही करना है, बट उसके पहले हमको बेसिक्स भी अच्छा कर लेना है आपका, ताकि हमको जो इसका मेन वोकैबुलरी है एथिक्स का वो हमको समझ आ जाए। ओके, सो दैट्स हाउ वी विल डू GS पेपर 4। ये देखिए, इसमें आज मैं आपके लिए एनवायरमेंटल एथिक्स का टॉपिक लेके आई हूँ। इसमें मैंने जितना चीज़ें इंक्लूड हो सकती थी सब जो मैंने पढ़ा है सब इसमें थ्योरीज फिलोसफीज वो सब इसमें इंक्लूड करने का कोशिश किया है। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। हम इस क्वेश्चन की क्या अप्रोच रखेंगे, एनवायरमेंटल एथिक्स हमको लिखना है और बिकॉज एनवायरमेंटल एथिक्स अगर हमको पता नहीं होगा तो हम कैसे लिखेंगे, राइट? तो हमको ये इसके बारे में पता होना चाहिए, राइट? एंड इट्स इंपॉर्टेंस हमको लिख देनी है। इश्यूज इन्वॉल्व इन एनवायरमेंटल एथिक्स ये लिखना है। सजेस्ट मेजर्स टू मिटिगेट दिस। आपको पता है एनवायरमेंट में कितना प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग का कितना इश्यूज चल रहा है। डिफरेंट पार्टीज हैंडल ओवर जो हर साल अपनी जो पावर्स है, अभी तो यूएस ने लास्ट ईयर बोल दिया कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन का जो भी पार्टीज होती है उसमें हम कोई पार्ट नहीं करेंगे अब से। सो एनवायरमेंट एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम पे, ठीक है? सो हम जो एथिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू है वो एनवायरमेंट से कैसे रिलेट करेंगे, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। इसके इंट्रोडक्शन में हम कैसे लिखेंगे? Environmental ethics is a part of philosophy that deals with ethical problems surrounding environment protection. It aims to provide ethical justification and moral motivation for the cause of global environment protection. ठीक है, सो ग्लोबल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड जो फिलॉसफी है जो हम जानते हैं वो हमको एनवायरमेंटल एथिक्स में डालनी होती है। और एनवायरमेंटल एथिक्स का मतलब ये होता है कि वो एक फिलॉसफी का एक पार्ट है जो हमारे जो आसपास का वातावरण है, जो एनवायरमेंट है उससे रिलेटेड है और ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, ये एथिकल जस्टिफिकेशन। एथिकली एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है उसका जस्टिफिकेशन देती हैं ये फिलॉसफीज, राइट? और हमको जो मॉरल मोटिवेशन भी देती हैं ह्यूमंस को कि आपको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए स्टेप्स लेने चाहिए, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन में एक अच्छा सा अपना बॉडी के लिए क्वेश्चन में जो बॉडी में आप लिखने वाले हैं, जो उसका आपका अप्रोच होने वाले हैं क्वेश्चन का, वो आप पूरा इंट्रोडक्शन में दे देंगे, ठीक है? ये आप आदत बना लीजिए अपनी। ओके, नेक्स्ट इज बॉडी पार्ट। बॉडी में देख लेते हैं हम जो भी एनवायरमेंटल एथिक्स के बारे में जानते हैं इसमें हम डाल देंगे। 250 वर्ड्स का मेरा लिमिट था तो मैंने क्वेश्चन बड़ा लिखा है, आप 150 वर्ड्स में मुझे लिखेंगे, लिख के दिखाएंगे, ठीक है? इवनिंग तक आपको सबमिट करना है। याद है ना, नवरत्ना का पार्ट बनना है, ठीक है? एनवायरमेंटल एथिक्स फोकसेस ऑन क्वेश्चंस कंसर्निंग हाउ वी ऑट टू इनहेबिट द वर्ल्ड। जो एनवायरमेंट एथिक्स होता है वो दिखाता है कि हमको जो वर्ल्ड के बारे में, जो एनवायरमेंटल जो चीज़ें हैं, जो सराउंडिंग है उसके बारे में हम कैसे उसका ध्यान रखें, कैसे उसके बारे में ख्याल रखें, उसका सोचें। एनवायरमेंटल एथिक्स उसके बारे में बताता है। व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ गुड लाइफ और अ गुड सोसाइटी को बनाने के लिए जो ज़रूरी है। एंड हु वेयर और व्हाट मेरिट्स मॉरल स्टैंडिंग। मॉरल स्टैंडिंग मीन्स मॉरली क्या चीज़ें करेक्ट हैं जो हम एनवायरमेंट के लिए कर सकते हैं। द फील्ड एमर्ज मोस्ट सिग्निफिकेंटली 1960 में ये टर्म शुरू हो गया था एनवायरमेंटल एथिक्स, इसको हम बोलते हैं फ्रॉम एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है? एक अवेयरनेस क्रिएट हो गई उस टाइम पे एनवायरमेंट के लिए, बिकॉज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो डिप्रिसिएशन हो रहा था जो एनवायरमेंट का कंटिन्यूस, वो हमारे जो डिफरेंट जो लीगल जो लीडर्स हैं,
जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो उन्होंने देखा कि इसके लिए हमको कुछ एथिकली भी करना चाहिए, तो उस टाइम उसके लिए एक फिलॉसफी जनरेट की गई, एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया एनवायरमेंट के लिए। ओके, सो दैट्स हाउ वी स्टार्ट अ बॉडी पार्ट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। इट इज कंसर्न विद द इश्यूज ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सनल कंडक्ट with respect to natural landscapes, resources, species and non-human organization। देखो ये सब का ध्यान रखता है, जितनी भी चीजें एनवायरमेंट से रिलेटेड, देखो एनवायरमेंट में सब कुछ आता है, एवरीथिंग विच सराउंड्स अस वो सब एनवायरमेंट का पार्ट होता है, राइट? आप सबको पता है। इट इज अ क्लस्टर ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज एंड नॉर्म्स रिगार्डिंग हाउ ह्यूमन शुड इंटरेक्ट विद एनवायरमेंट। देखो जीएस की लैंग्वेज और एथिक्स की लैंग्वेज बचाना सीख लीजिए, इसमें ये आपको ज्ञान दे रहा है टाइप ऑफ, है ना। और आप जो जीएस होते हैं उसमें आप बातें बताते हो, ठीक है, ज्ञान नहीं देते, उसमें आपको जनरली जो पॉइंट बाय पॉइंट जो बातें होती है वो बताना होता है। बट इसमें आपको एथिक्स में ऐसे होना चाहिए, दिस इज ग्रेट, दिस इज लाइक दिस, ओके दिस शुड बी लाइक दिस, ऐसे आपको फॉर्म में लैंग्वेज और में आपको क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है। क्या होता है एथिक्स में, हमारे आसपास जितनी चीजें होती हैं उनका ध्यान रखने के लिए जो भी बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, इन सब का देखो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ये वोकैबुलरी है एथिक्स का। ओके, रिगार्डिंग हाउ ह्यूमन शुड इंटरेक्ट विद एनवायरमेंट, ह्यूमन को कैसे एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करना चाहिए वो सब इसमें आता है। इश्यूज क्या क्या है एनवायरमेंटल एथिक्स में, कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे कंजम्पशन कर सकता है ह्यूमन आर पार्ट ऑफ नेचर, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो जो हमको कॉपरेशन करना होगा नेचर के साथ, सस्टेनेबल यूज करके, ऐसे यूज करना है कि हमको सब कुछ अपने लिए खत्म नहीं कर देना है, पेड़ है अपना टोटली अपनी लाइफ स्पैन में पूरा सारा पेड़ नहीं काट देना है, हमको कुछ आने वाली जनरेशन को भी देना है, ठीक है, सस्टेनेबल यूज करना है रिसोर्सेज का। ओके, हमें नेचर के साथ हाथ से हाथ मिला के चलना होगा, ऐसे नहीं कि हम उससे ऊपर हो जाए, हम उससे तो नेचर फिर बहुत बुरी तरीके से हमको उसका थ्रू बैक करती है, ठीक है। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को हम कैसे डिस्ट्रक्ट करते हैं, ये हम कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं एनवायरमेंटल में। ये देखिए, बिग इंडस्ट्रीज, मल्टीनेशनल कंपनीज फॉर्म द मेजर सेक्शन विद एक्सप्लॉइट्स which exploits forest unsustainably. However, the destruction is faced by the poor and tribals who are the inhabitants of the forest. It leads to the loss of biodiversity, habitats and extinction of plants and animals. So ये जो points कह रहा है, ये कह रहा है कि जो डिस्ट्रक्शन होता है वो किसके द्वारा मैक्सिमम फेस किया जाता है, जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं, जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं। आज देखिए कोरोना हुआ तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको फेस करना पड़ा, लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उन्हीं को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ा, अपनी जॉब से उनको जाना पड़ा, अपनी जॉब, और आज उनका ये हालत है कि 34% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज लैकिंग ऑफ फूड, और उनके पास फूड नहीं है आज के टाइम खाने के लिए, प्रॉपर एक टाइम का खाना नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो भी समस्या आती है दुनिया में एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो सबसे पहले पुअर को इम्पैक्ट करती है, राइट। ये पॉइंट हम इसमें लिख देंगे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या है अब उससे देख लेते हैं। कंसिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल बाउंड्रीज, अगर पोल्यूशन होगा तो उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं होगी, वो पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर देगा। देखा ना, जो ओजोन होल जो बन जाता है साउथ पार्ट में, सदर्न हेमिस्फेयर में, वो कैसे, वो सिर्फ एक ही सदर्न हेमिस्फेयर की वजह से थोड़ी है, वो ऑल ऑफ द वर्ल्ड में जो ग्लोबली जो पोल्यूशन क्रिएट हुआ है उसकी वजह से वो होल हो जाता है, राइट। सो कंसिक्वेंसेज ऑफ environmental pollution, do not respect national boundaries, moreover the poor and weaker section of the society are disproportionately affected by negative effects of climate change, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा सेक्शन जो है वो इससे इफेक्ट होता है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, ये मतलब ह्यूमन जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड होता है, ये इसको हम एंथ्रोपोसेंट्रिज्म कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी आपने सुना होगा। It refers to an ethical framework that grants moral standing solely to human beings. Morally कैसे ये चीज़ें हम इंसानों के लिए लेके आए कि क्या एनवायरनमेंट को हार्म करना मॉरली करेक्ट है, तो मॉरली भी लोगों को समझाना पड़ेगा। Thus, an anthropocentric ethic claims that only human beings are morally considerable in their own right, meaning that all the direct moral obligation we possess, including those we have with regard to environment, are owed to
फेलो ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हम ह्यूमंस ही मॉरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मॉरली अगर हम चाहे तो इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो मॉरल जो वैल्यूज वाला जो पार्ट है एथिक्स की, जो भी वोकैबुलरी आप किसी भी क्वेश्चन में डाल दें कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। मॉरल वैल्यूज भी जो इंसान की है वो वैल्यू का इसमें पार्ट करेंगी एनवायरमेंटल एथिक्स में, मॉरल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, वो इसमें पॉइंट हम रख देंगे। नेक्स्ट इज इक्विटी, सबका इक्वल शेयर होना चाहिए। पीपल लिविंग इन इकोनॉमिकली एडवांस सेक्शन, जो थोड़े से अमीर देश हैं, parts use greater amount of resources energy per individual and also waste more resources. This is at the cost of poor people who are resource deprived. जो लोग गरीब हैं उनकी कॉस्ट पे उनका मतलब एक तरह से हार्म करके ही जो अमीर हो जाते हैं, वो यही समझा जाता है कि जो इक्विटी है वो हार्म होती है, क्योंकि जो लोग पुअर है वो और पुअर उनको करके जो अमीर है वो और रिच हो जाते हैं, ठीक है। ये इक्विटी का जो फिलॉसफी है उसको गलत बनाता है, ठीक है। तो इस पे भी हमको ध्यान देना चाहिए। एनिमल राइट्स, एनिमल्स के लिए बहुत बुरा हो जाता है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट शेयर द अर्थ विद अस टू have a right to live and share the earth's resources and living space. हमारे साथ जो एनिमल्स रहते हैं वो हमारे साथ स्पेस शेयर करते हैं, ठीक है, तो उनका भी हमको ध्यान रखना चाहिए, एनवायरमेंट का वो भी हिस्सा है। एनिमल वेलफेयर इज रेलिवेंट टू एनवायरमेंटल एथिक्स बिकॉज एनिमल exist within the natural environment and thus form part of environmental concern, ठीक है। जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो कंसर्न है, वो जो हमारे एनिमल्स आसपास रहते हैं हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके साथ जो हो रहा है वो हमें फॉरगेट करके हमें सिर्फ ह्यूमंस के बारे में ही सोचना चाहिए। हमें सिर्फ देखो पेड़ पौधों का ध्यान रख के हम सिर्फ ये तो नहीं कर सकते कि हमने एनवायरमेंट सेव कर लिया। जब तक हमारा फ्लोरा फोना जो भी उससे रिलेटेड चीज़ है एनवायरमेंट में जो ज़रूरी है, एक्चुअली देखो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जो भी है इस दुनिया में वो रिलेटेड है। एवरीथिंग इज अंडर द सन, वो सब रिलेटेबल है ह्यूमन से, ठीक है, वो कुछ भी वेस्ट नहीं है। तो जो वेस्ट जिसको हम समझते हैं इवेंचुअली वो वेस्ट नहीं होता है, वो एक्चुअली में ज़रूरत होती है। तो बजाय इसके कि हम जो ह्यूमन वेस्ट क्रिएट करता है वो गलत होता है, और जो नेचुरल जो वेस्ट होता है, सपोज कोई कार्निवोरस है, बहुत हार्मफुल है कोई जानवर, तो वो भी ज़रूरी होता है एक इकोसिस्टम में सस्टेन करने के लिए, एक इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, एनर्जी को फॉलो अप करने के लिए, एनर्जी जो लेवल है, जो ग्राफ है एनर्जी का, वो आगे बढ़ाने के लिए हर कोई एनिमल, हर जो ह्यूमन बींग्स, हर जो एंटिटी है इस धरती पे, वो सब ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो हमें सबका ध्यान रखना चाहिए। मेजर्स, हम क्या क्या कर सकते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स को सेव करने के लिए। लैंड एथिक ऑफ एल्डो लियोपोल्डी, बहुत फेमस एक हमारे फिलोसोफर हैं, तो इसके जो फिलोसफी है कुछ भी जिससे रिलेटेड हमको लगता है कि इस टॉपिक में फिट हो सकती है तो वो हम कर देंगे। लैंड एथिक इन्होंने एक टॉपिक पे बोला था, इट डिमांड्स दैट वी स्टॉप ट्रीटिंग द लैंड एज अ मेयर ऑब्जेक्ट और रिसोर्स। हमें जो अपनी जो धरती है, अपनी जो अर्थ है, मदर अर्थ है, उसको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझना बंद करना होगा। लैंड इज नॉट मेयरली सॉयल इंस्टेड ऑफ अ फाउंटेन ऑफ एनर्जी। लैंड जो धरती है वो सिर्फ एक मिट्टी की चीज़ नहीं है, ठीक है, कि मिट्टी है और इसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा वो फाउंटेन है, एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, किसका, एनर्जी का, फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट्स ऑफ सॉइल्स, प्लांट्स एंड एनिमल। जो एनर्जी वाया सॉइल से शुरू होकर प्लांट्स में जाती है, प्लांट से एनिमल्स में जाती है, एनिमल से हमारे अंदर आती है, तो सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसा कुछ नहीं है इस एनवायरनमेंट में, इस एथिकल जो वर्ल्ड में कि कोई चीज़ एक दूसरे से अलग है, तो सब चीज़ें एक दूसरे से इनडायरेक्टली रिलेटेड होती हैं, ठीक है, कई बार डायरेक्टली भी रिलेटेड होती हैं। In order to preserve the relations within the land, Leopold claims that we must move towards a land ethic. हमें land ethic की तरफ जाना चाहिए, thereby granting moral standing to the land community itself, not just its individual members. Individual members के लिए ही नहीं होता है, सबके लिए होता है। तो हमें जो लैंड के जितने भी जो डोमेन्स हैं उन सब का ध्यान हमको रखना चाहिए, ठीक है। देन कम्स टू डीप इकोलॉजी। अब ये क्या होता है, देयर आर 8 प्रिंसिपल स्टेटमेंट जो डीप इकोलॉजी में होते हैं। इसको चलो इकोलॉजी हमने जो जीएस में है मोटा मोटा वो तो हमने सबने पढ़ लिया, बट डीप इकोलॉजी क्या होता है चलिए इसको देख लेते हैं। द वेल बीइंग एंड फ्लरिशिंग ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ हैव वैल्यू इन देमसेल्व्स। जो मतलब जो ह्यूमंस का और नॉन ह्यूमंस का जो हेल्थ है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। And these values are independent of the usefulness of the non-human world for
ह्यूमन पर्पसेस। जो नॉन ह्यूमन वर्ल्ड भी है वो भी ह्यूमंस पे डिपेंडेंट है और ह्यूमन का भी उससे रिलेशन रहता है, ठीक है। इसका मीनिंग ये है प्रॉपर, okay. Richness and diversity of life forms contribute to the realization of these values and are also values in themselves. जो डाइवर्सिटी है लाइफ की, जो रिचनेस है, वो इसी में है कि एक दूसरे का जो कंट्रीब्यूट करें, उसकी जो सपोज अगर एनवायरनमेंट को जरूरत है तो ह्यूमन कंट्रीब्यूट करे, ह्यूमन को जब जरूरत होती है तो एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यूज होती हैं, उसके जो कंट्रीब्यूशन है, वो दोनों मेड फॉर ईच अदर होता है, राइट। humans have no right to reduce this richness and diversity except to satisfy vital needs। अपनी सिर्फ ज़रूरतों को पूरे करने के अलावा ह्यूमंस को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी एनवायरमेंटल चीज़ को डेंजर करे, ठीक है। सो द फ्लरिशिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड कल्चर्स इज कंपैटिबल, एक दूसरे के लिए होते हैं, विद सब्सटैंशियल डिक्रीज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। जो ह्यूमन लाइफ और कल्चर होता है वो एक दूसरे से इतना रिलेटेबल होता है कि जो डिक्रीज होता है ह्यूमन पॉपुलेशन का, द फ्लोरिशिंग ऑफ नॉन ह्यूमन लाइफ रिक्वायर्ड सच अ डिक्रीज। जो ह्यूमन पॉपुलेशन का डिक्रीज होना जो और जो एनवायरनमेंट का इंक्रीज होना एक दूसरे से इतना रिलेटेबल है कि जब पॉपुलेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो एनवायरनमेंट अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तुमने एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें ऐड कर दिया और उसको एथिकल वे में हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। सो ये देखते रहेंगे हम। Present human interference with the non-human world is excessive and the situation is rapidly worsening। Situation दिन ब दिन खराब होती जा रही है। Policies must therefore be changed। These policies affect basic economic, technological and ideological structures। The resulting state of affairs will be deeply different from the present। जो इसका जो आउटकम होगा, जो फ्यूचर में जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत खराब हो जाएगा। अगर पॉलिसीज हमको है वो आज ही हमको चेंज कर लेनी चाहिए, ठीक है। Next is the ideological change is mainly that of appreciating life quality rather than adhering to an increasingly higher standard of life living। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करने की बजाय हमको जो दूसरों की लाइफ है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी भी सेव करने का हमको सोचना चाहिए, लाइक एनवायरनमेंट, एनिमल्स, इनके बारे में भी हमको सोचना चाहिए, ठीक है। Those who subscribe to the foregoing points have an obligation directly or indirectly to try to implement the necessary changes। जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास कैपेबिलिटी है, उनको दूसरे की जो चेंज है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर वो इफेक्ट कर सकते हैं किसी को, तो उनको वो करना चाहिए, ठीक है। द कंजर्वेशन एथिक्स एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज सिस्टम सिंस ओल्डन डेज पीपल हैव ऑलवेज वैल्यूड। देखो कंजर्वेशन एथिक्स है, इसके बारे में हमने एक वर्चुअल एथिक्स बता दिया और जो इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आ गया कंजर्वेशन एथिक्स। तो ये सब एनवायरनमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। आप इनको एनवायरनमेंट के एथिक्स का अगर कोई टॉपिक आ जाता है तो उसमें आप आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। पुराने समय से ही माउंटेन, रिवर्स, फॉरेस्ट, ये ट्रीज एंड सेवरल एनिमल्स, दस मच ऑफ द नेचर वाज वेनिटेड एंड प्रोटेक्टेड। जो नेचर था वो प्रोटेक्टेड था पहले। ट्रेडिशंस हेल्प प्लांट्स एंड एनिमल्स एज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचर and were considered the basis of life support system integral to bring about a हारमोनियस लाइफ। सबका दोनों का मतलब लैंड और एनिमल का इतना अच्छे से अमलगमेशन था कि दोनों को एक दूसरे के लिए वो कंपैटिबल थे। ओके, ज़रूरी थे कि लैंड का अगर ग्रोथ करना है तो एनिमल्स का ग्रोथ होगा, पर एक एनिमल ऐसा आया जिसने अपना ब्रेन के पावर पे सब कुछ, जो दूसरा जो डोमेन था, जो डेवलपमेंट का जो एनवायरनमेंट हम जिसको बोलते हैं, उसको टोटली डिक्रीज कर दिया, ठीक है, उसके फॉर्म को, उसकी डेवलपमेंट को। सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमंस। ह्यूमंस को हम बोलते हैं ऐसे कि वो ऐसे आए, उन्होंने एनवायरनमेंट के बारे में सोचा ही नहीं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले तो ये सब होता था, हम सब एक दूसरे के बारे में सोचते थे। जो रिवर्स, माउंटेन, जो मीन्स लैंड था, वो एनवायरनमेंट के बारे में एनिमल्स के बारे में सोचता था, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट इज वर्चू एथिक्स। अब ये क्या होता है? वर्चू एथिक्स इज अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट हाउ टू बिहेव वेल। हमको कैसे बिहेव करना है डेली लाइफ में भी, हम जो वर्चू होता है उसको फॉलो करना चाहिए। हम वर्चू बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है इसमें एथिक्स में, कि जो मॉरली जो करेक्ट होना होता है ह्यूमंस को, उसको बोलते हैं वर्चू। कि आपको अपने वर्चू के अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि ह्यूमन लाइफ को बेटर करने के काम आ सकता है, उसको हम वर्चू कहते हैं, ठीक है। इज अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट हाउ टू बिहेव वेल विच फोकसेस ऑन द कैरेक्टर ऑफ मॉरल एजेंट्स एंड द नेचर ऑफ अ गुड लाइफ। वर्चू एथिक्स इज बेस्ड ऑन पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। ये देखो, पॉजिटिव सोचना होता है हमको, ठीक है। ऑन दैट वन दैट टेक्स इनटू अकाउंट दैट ह्यूमंस आर स्ट्रांगली
प्री डिस्पोज टू रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन अदर्स। ठीक है, ह्यूमंस जो हैं वो उनको दूसरों की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, नेचर की अच्छी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, और वो एक्सीलेंस की तरफ उनको लेके जाना चाहिए, whom they can take as role models and gain fulfillment from a life lived virtuously। ठीक है, और एक दूसरे की लाइफ को इतना फुलफिल करना चाहिए कि दोनों की लाइफ जो वर्च्यू के साथ है हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, होप सो आपको समझ आ रहा है जो मैं कहना चाहती हूँ। कई बार होता है कि इसमें हम कुछ कई बार और मैं डीप अपनी थॉट्स बताना चाहती हूँ, बट ड्यू टू लैक ऑफ वर्ड्स कई बार हम नहीं बता पाते हैं, राइट। तो आप इसको अच्छे से 3-4 बार इस क्वेश्चन को पहले पढ़ना, फिर इसको लिखने का ट्राई करना। ठीक है, इससे पहले पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एथिक्स थोड़ा सा डीप लैंग्वेज हो जाता है, राइट। चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। लास्ट पार्ट इसका रहता है, टू कोप विद इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स ह्यूमन बींग्स मस्ट रीच सम वैल्यूज कंसेंसस एंड कॉपरेट विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना ही होगा। हमें पता है अगर हम कंक्लूजन लिखते हैं तो पॉजिटिव लिखना होगा, हमें ऐसे नहीं लिखना होगा कि इतना लॉस हो गया, इतना ये हो गया, अब क्या होगा। नहीं, नेगेटिव कभी भी नहीं बोलना है कंक्लूजन में, हमेशा याद रखिए। ये देखिए, एथिक्स की जो चीज़ें, एनवायरमेंटल एथिक्स के लिए हमें क्या करना होगा, ह्यूमंस को कॉपरेट करना होगा दूसरे के साथ। मीन्स दूसरे पार्ट कौन सा डोमेन था, एनवायरमेंट, पर्सनल, नेशनल, रीजनल एंड मल्टीनेशनल एंड ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, एक दूसरे के साथ जितने भी जो हम आप मीन्स जो ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में बात करें कि ह्यूमंस जो है उनको आपस में कॉपरेट करना होगा, किसको सेव करने के लिए, एनवायरमेंट को सेव करने के लिए। ठीक है, इन सब लेवल्स पे। ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपेंड्स ऑन ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा हमारा उसके जो हम प्रोटोकॉल्स होंगे, हमारे जो भी जो मेजर्स होंगे वो उतने अच्छे आते जाएंगे। ठीक है, सो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो ग्लोबली जो गवर्नेंस है हमारी, सपोज जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट ने भी बोला कि हम पेरिस क्लाइमेट जो कॉप है उससे हम हट जाएंगे डील से, और हम उनको नहीं लगता, अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रम्प उनको नहीं लगता, यू डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रहा है क्लाइमेट चेंज का वर्ल्ड में। सो उसने उससे बैकआउट कर लिया, राइट। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस हमको अच्छा ही करना होगा, ऐसे एग्जांपल्स के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ग्लोबली एनवायरमेंट के लिए एन एनवायरमेंटल एथिक इज देयरफॉर टिपिकली अ ग्लोबल एथिक विद अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ग्लोबल पर्सपेक्टिव के साथ ये जो हमारा एनवायरमेंटल एथिक है वो हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं ये मैंने आपको बताया। इसी क्वेश्चन को हम जीएस के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, बट उसके पॉइंट्स टोटली डिफरेंट हो जाएंगे। ओके, जीएस और देखो इसमें एथिक्स में क्या डिफरेंस होता है, एथिक्स का जो वोकैबुलरी वो हमेशा आपको टॉप पे रखना है। ओके, वो मैंने आपको बार बार बोलती हूँ, वो कुछ वोकैबुलरी वो पढ़ लीजिए पहले, जितने भी वर्ड्स हैं, सिलेबस देखिए, रोज देखिए सिलेबस को, हर सब्जेक्ट का सिलेबस देखिए, और जब तक वो याद ना हो जाए कि आपको एक चीज देखिए तुरंत वो आपको क्लिक कर जाएगी, सिलेबस का 4th पॉइंट था, 4th लाइन थी, वहां पे लिखा हुआ था। ठीक है, ऐसे आपको चीजें याद रहनी चाहिए, तभी आपका मतलब इसमें ज्यादा और ग्रो कर पाएंगे आप, बिकॉज सिलेबस इतना वास्ट, इतना लेंथी है, उसको याद नहीं रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। ये देखिए, ये मेरे कुछ हैंडल्स हैं, यहाँ पे फॉलो कर लीजिए, जितने भी न्यूज़ है यहाँ पे है, वहाँ सब मिलता रहेगा, टेलीग्राम पे PDF मिलता रहेगा, यूट्यूब पे NS Enlights, प्लीज़ सब्सक्राइब NS Enlights चैनल। ओके, आप जब भी आए मेरे यूट्यूब चैनल पे उसको सर्च करके आए। ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स होते हैं, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, ये छोटा सा बेल बटन है ये भी प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आते रहेंगे आपको। फाइन, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे 24 जून मॉर्निंग क्लास। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।